दोस्तों, एक पिता को खबर मिलती है कि उसकी बेटी की हत्या कर दी गई है। पिता और घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस वालों के लिए भी एक बहुत ही पेचीदा केस था। लेकिन जैसे जैसे इस केस से परतें हटती हैं, इस केस में एक साजिश का पर्दाफाश होता है। क्या है पूरी कहानी? कौन है इसका मास्टरमाइंड और क्या था कत्ल का पूरा कारनामा? ये हम जानेंगे पूरे विस्तार से आज की कहानी में। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय नहीं लेते और जानते हैं कि आखिर ये कत्ल की गुत्थी है क्या। उस दिन तारीख थी 10 सितंबर 2019 और समय था शाम के करीब 5 बजे। गोरखपुर जिले के चौरी चौरा के ओम नगर में रहने वाले शिक्षक अनिल कुमार पांडे विद्यालय से थके मांदे घर लौटे। बड़ी बेटी सुमन पिता के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करने लगी। नाश्ता करके अनिल आराम करने के लिए अपने कमरे में चले गए। तभी उनके व्हाट्सएप पर एक मैसेज और कई फ़ोटो आए। मैसेज में लिखा था, मैंने तुम्हारी बेटी से बदला ले लिया है। उसकी हत्या करके लाश ऐसी जगह फेंक दी है कि तुम 7 जन्मों तक नहीं ढूंढ पाओगे। अनिल पांडे सोचने लगे कि यह भद्दा मजाक किसने किया होगा। लेकिन जब उन्होंने मैसेज के साथ आए फ़ोटो को ध्यान से देखा तो वे सन्न रह गए। उनकी मुंह से एक चीख निकल गई, क्योंकि उनके जो फ़ोटो थे और जो उनके फ़ोन पर फ़ोटो डिस्प्ले हो रहे थे उसमें उनकी बेटी काजल दिख रही थी। फ़ोटो देखने से साफ पता लग रहा था कि किसी ने काजल की हत्या करके लाश को जंगल में फेंक दिया है और उसके सिर से खून भी निकल रहा था और मुंह और हाथ किसी कपड़े से पीछे से बांधे हुए थे। हड़बड़ाए से अनिल मोबाइल लेकर पत्नी के पास पहुंचे। बच्चों को आवाज़ देकर अपने पास बुलाया। उस समय उनके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी और सांसों की रफ्तार तेज चल रही थी। पत्नी ने उनकी हालत के बारे में पूछा तो उन्होंने पत्नी की ओर मोबाइल फ़ोन कर दिया। जैसे ही घर वालों ने उन फोटोज़ को देखा तो उनके मुंह से चीख निकल गई और घर में रोना पीटना शुरू हो गया। अनिल पांडे के घर से अचानक रोना सुनकर आस पड़ोस के लोग भी उनके घर पहुंच गए और जब उन्हें पता चला कि काजल की हत्या हो गई है तो सभी के चेहरों पर दुख की छाया उतर आई। पड़ोसियों ने पांडे जी को सुझाया कि यह पुलिस केस है, इसलिए पुलिस को यह सूचना दे देनी चाहिए ताकि वो काजल की लाश का पता लगा सके। उनकी सलाह पर अनिल पांडे पड़ोसियों के साथ चौरी चौरा थाने पहुंच गए। उस समय शाम के करीब 7 बज रहे थे। थाना प्रभारी नीरज राय थाने में मौजूद थे। अनिल पांडे ने सारी जानकारी थाना प्रभारी को दे दी। थाना प्रभारी ने व्हाट्सएप पर आई तस्वीरों को गौर से देखा और इसके बाद उन्होंने अनिल पांडे से पूछा कि उन्हें किसी पर कोई शक तो नहीं है। तब अनिल पांडे ने पड़ोस में रहने वाले 3 युवकों के नाम बता दिए जिन पर उन्हें शक था। उन्होंने बताया कि इनसे उनका पिछले कई महीनों से विवाद चल रहा है और विवाद के चलते उन युवकों ने धमकी भी दी थी कि वे उनके परिवार वालों की हत्या कर देंगे। थाना प्रभारी नीरज राय ने बिना समय गंवाए अनिल पांडे की निशानदेही पर तीनों युवकों को उनके घर से हिरासत में ले लिया और पूछताछ के लिए थाने ले आए। तीनों युवक पांडे जी के पड़ोसी थे। पुलिस ने तीनों से सख्ती से पूछताछ की, लेकिन पूछताछ के बावजूद भी कुछ ऐसी बात सामने नहीं आई जिससे ये लगे कि वो तीनों युवक इस हत्या में शामिल हैं। पुलिस ने जब यह बात अनिल पांडे को बताई तो वो मायूस हो गए। इसी बीच पुलिस को कहीं से एक चौंकाने वाली खबर मिली। सूचना यह थी कि बीते 2 युवकों को काजल का अपहरण करते देखा गया था। इस जानकारी के बाद अनिल पांडे ने भोपा बाजार चौराहा स्थित एक मोबाइल दुकानदार अनूप जायसवाल और उसके कर्मचारी विजय पाठक पर अपहरण कर बेटी की हत्या किए जाने की नामजद तहरीर थाना प्रभारी को दे दी और इसके पीछे एक खास वजह भी थी। अनिल पांडे ने बताया कि काजल और विजय पाठक के बीच में कई दिनों से किसी बात को लेकर गहरा विवाद चल रहा था। संभव है कि उसी विवाद के चलते विजय और दुकानदार ने मिलकर बेटी का अपहरण किया हो और उसकी हत्या करके लाश जंगल में फेंक दी हो।
अनिल पांडे को इस बात में थाना प्रभारी को दम नजर आया। अनिल पांडे की इस तहरीर पर पुलिस ने विजय पाठक और दुकानदार अनूप जायसवाल के खिलाफ अपहरण और हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने दोनों को भोपा बाजार स्थित मोबाइल की दुकान से हिरासत में ले लिया। काजल की हत्या की सूचना थाना प्रभारी ने एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता, सीओ सुमित शुक्ला को भी दे दी थी और वह उन्हीं अधिकारियों की निशानदेही पर फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे। दुकान मालिक अनूप जायसवाल ने पूछताछ में बताया कि काजल को दुकान पर काम करने के लिए विजय पाठक लेकर आया था। वह मेहनती लड़की थी और उससे ज़्यादा वह काजल के बारे में कुछ नहीं बता सका। विजय ने पुलिस को बताया कि वह पांडे जी के पड़ोस में रहता है, इस वजह से उनके परिवार का अच्छी तरीके से जानता भी है। कुछ दिनों पहले काजल ने उससे कहा था कि वह कोई नौकरी करना चाहती है और इस पर उसने अपनी दुकान के मालिक से बात करके काजल को उसी दुकान पर नौकरी दिला दी थी। कुछ दिनों बाद काजल की बड़ी बहन सीमा ने भी काम करने की इच्छा जताई थी और इस वजह से काजल और विजय में अनबन चल रही थी, क्योंकि काजल नहीं चाहती थी कि उसकी बड़ी बहन सीमा उस दुकान पर काम करे और इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में मतभेद हो गया। इस बारे में उसने कहा कि अगर न आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो सीमा से पूछताछ कर लीजिए। पुलिस ने सीमा से पूछताछ की तो उसने भी विजय की बातों का समर्थन किया। इससे एक बात तो तय हो गई थी कि विजय पाठक जो कह रहा था वह सच था, लेकिन काजल की लाश वाली तस्वीरें भी झुठलाई नहीं जा सकती थी। इस सब से पुलिस इस सोच में फंस गई कि आखिर काजल की हत्या अनूप और विजय ने नहीं की तो फिर किसने की? आखिर यह माजरा है क्या? हत्या की गुत्थी को कैसे सुलझाया जाए? सोच विचार के बाद पुलिस ने कानूनी कार्यवाही करके अनूप जायसवाल और विजय को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया और जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। घटना के तीसरे दिन यानी 12 सितंबर 2019 को सीओ सुमित शुक्ला ने थाना प्रभारी नीरज राय और स्वाट टीम के प्रभारी के साथ अपने कार्यालय में एक मीटिंग की। मीटिंग में यह तय हुआ कि काजल हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए काजल के मोबाइल फ़ोन की घटना से 15 दिन पहले की कॉल डिटेल्स निकलवाकर जांच की जानी चाहिए। घटना के खुलासे के लिए कॉल डिटेल्स ही आखिरी सहारा था। इसके बाद सीओ सुमित शुक्ला ने काजल की लाश वाली तस्वीरें कंप्यूटर में एनलार्ज करके देखी तो वह हैरत में पड़ गए। तस्वीर में काजल के सिर के जिस भाग से खून बह रहा था वहाँ उसके सिर में चोट का कोई निशान नज़र नहीं आ रहा था। हैरानी वाली बात यह सामने आई कि जब उसके सिर से बह रहे खून का निरीक्षण किया गया तो जांच पड़ताल से पता चला कि माथे पर खून जैसा दिखने वाला पदार्थ कुछ और ही था, क्योंकि वह खून होता तो सूख कर काला पड़ जाता, जबकि ऐसा हुआ नहीं। यह बात पुलिस को शक करने पर मजबूर कर रही थी और इस सब से सीओ सुमित शुक्ला को यह मामला पूरे तरीके से संदिग्ध लगने लगा। काजल हत्याकांड संदिग्ध लगते ही सीओ सुमित शुक्ला और थाना प्रभारी नीरज राय ने काजल के घर से दुकान आने वाले रास्ते पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की। उनकी फुटेज में काजल कहीं भी दिखाई नहीं थी। पुलिस ने फिर से काजल की कॉल डिटेल्स की जांच की तो पता चला कि उसके घर से निकलने के कुछ देर बाद ही यानी 9:30 बजे उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। तब से उसका फ़ोन लगातार बंद आ रहा था। पुलिस विजय और अनूप से काजल के बारे में फिर से पूछताछ करने जेल पहुंची, लेकिन पूछताछ के दौरान दोनों उसी बात पर अड़े रहे और इसके बाद उन्होंने कहा कि 10 सितंबर को काजल ड्यूटी पर आई ही नहीं थी। यह बात सुनकर पुलिस और भी परेशान हो जाती है। पुलिस इस सोच में थी कि घर से निकली काजल दुकान नहीं पहुंची तो गई कहाँ। इस सवाल का जवाब पाने के लिए पुलिस जेल से लौटकर सीधे अनिल पांडे के घर पहुंची। पुलिस ने इस बार पांडे परिवार के सभी सदस्यों से अलग अलग पूछताछ की। पूछताछ में किसी के बयान एक दूसरे से जरा भी मेल नहीं खा रहे थे। काजल को लेकर पुलिस अफसरों के दिमाग में जो शक था वह अब यकीन में बदलता जा रहा था। इस पूछताछ के दौरान पुलिस को काजल के एक ऐसे सच के बारे में पता चला जिससे पुलिस को विश्वास हो गया कि काजल की हत्या नहीं हुई है, बल्कि वह स्वेच्छा से किसी के साथ चली गई है। मतलब काजल जिंदा है। पुलिस के लिए काजल चुनौती बनकर रह गई थी। किसी भी सूरत में उसे जिंदा बरामद करना जरूरी था। पुलिस को इस बात का यकीन था
कि काजल परिवार के किसी न किसी सदस्य से बात जरूर करेगी। इसलिए पुलिस ने अनिल पांडे, उनकी पत्नी और बड़ी बेटी सीमा तीनों के मोबाइल सर्विलांस पर लगा दिए। इसकी जानकारी परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं थी और पुलिस की मेहनत रंग लाई। 13 सितंबर को सीमा के मोबाइल पर देवरिया जिले के खुंगदू निवासी उसके फुफेरे भाई राजमणि पांडे का फोन आया। राजमणि ने सीमा से काजल के मामले में चल रही पुलिस जांच की जानकारी मांगी तो उसने विस्तार से उसे पूरी बात बता दी। पुलिस को राजमणि की बातचीत से अंदाजा हो गया कि इसमें कहीं न कहीं राजमणि भी हिस्सेदार है। पुलिस ने राजमणि का भी मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगा दिया। इससे पुलिस को काजल की लोकेशन फिरोजाबाद में मिली। काजल की लोकेशन फिरोजाबाद मिलते ही पुलिस टीम काजल को जिंदा बरामद करने फिरोजाबाद रवाना हो गई। पुलिस फिरोजाबाद पहुंची तो पता चला कि कुछ देर पहले ही काजल वहां से जा चुकी है। इसका मतलब साफ था कि कोई था जो पुलिस की पल पल की सूचना काजल तक पहुंचा रहा था और इसी वजह से फिरोजाबाद गई पुलिस टीम खाली हाथ गोरखपुर लौट आई। इस बीच पुलिस को काजल का नया फ़ोन नंबर भी मिल गया था। पुलिस ने वह नंबर भी सर्विलांस पर लगा दिया और 15 सितंबर की सुबह सर्विलांस के जरिए काजल के फ़ोन की लोकेशन बस स्टैंड के पास मिली। पुलिस की एक टीम सादे कपड़ों में बस स्टैंड जा पहुंची और बस स्टैंड को चारों ओर से घेर लिया ताकि वो भाग न सके। नीले रंग की फ्रॉक और उसी से मैच करता लाल रंग का प्लाजो पहने एक गोरी चिट्टी खूबसूरत युवती और एक इकहरे छरहरे बदन का युवक बस स्टैंड परिसर में खड़े किसी के आने का इंतजार कर रहे थे। उनके हाव भाव से पुलिस को उन दोनों पर शक हुआ। शक के आधार पर पुलिस दोनों के पास पहुंची और इतना ही कहा, तुम्हारा लुका छिपी का खेल खत्म हुआ काजल। यह सुनकर दोनों वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने दोनों को धर दबोचा और उन्हें हिरासत में लेकर थाना चौरी चौरा ले आई। काजल के साथ पकड़ा गया युवक काजल का प्रेमी हरिमोहन था। काजल के जिंदा होने की सूचना नीरज राय ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी। सूचना मिलते ही सीओ सुमित शुक्ला गोरखपुर के चौरी चौरा थाने पहुंच गए। उन्होंने काजल से सख्ती से पूछताछ की। काजल बिंदास होकर सीओ शुक्ला को के एक एक सवाल का जवाब बड़े अच्छे से दे रही थी। उसका जवाब सुनकर शुक्ला जी के दांतों तले उंगलियां दबाते रह गए। पूछताछ के बाद उसी दिन शाम 3 बजे उन्होंने थाना परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके काजल हत्याकांड के नाटक से पर्दा उठा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पुलिस ने काजल और हरिमोहन को अदालत में पेश किया और जहां से उन दोनों को जेल भेज दिया गया। काजल को अपने किए पर तनिक भी मलाल नहीं था। काजल और हरिमोहन से की गई पूछताछ में जो कहानी सामने आई वो कुछ इस तरीके से थी। 45 वर्षीय शिक्षक अनिल कुमार पांडे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर के चौरी चौरा इलाके के ओमनगर मोहल्ले के रहने वाले थे। उनके परिवार में पत्नी सलोनी के अलावा 3 बेटियां और 2 बेटे थे। अनिल कुमार पांडे एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक थे। अनिल पांडे के 5 बच्चों में दूसरे नंबर की काजल अन्य भाई बहनों से अलग थी। ग्रेजुएशन कर चुकी काजल का मन आगे की पढ़ाई में नहीं लग रहा था, इसलिए उसने आगे की पढ़ाई छोड़ दी और घर पर ही रहने लगी। माँ बाप उसके इस फैसले से खुश नहीं थे। उसके पिता ने आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए उसे समझाया, लेकिन वह आगे की पढ़ाई के लिए मान ही नहीं रही थी। खूबसूरत काजल थोड़ी जिद्दी स्वभाव की और फैशन परस्त और आधुनिक विचारधारा वाली लड़की थी। वह अपना जीवन अपने तरीके से जीना चाहती थी, आसमान में पंख फैलाकर उड़ना चाहती थी। काजल की ये बातें ना तो उसके माँ बाप को पसंद थी और ना ही भाई बहनों को, इसलिए उसके पिता उसे डांट दिया करते थे और पिता की बातों से उसका मन खट्टा हो जाता था। काजल के पड़ोस में विजय पाठक रहता था। उसका पांडे जी के घर आना जाना था। वह चौरी चौरा के भोपा बाजार स्थित एयरटेल फ्रेंचाइजी पर काम करता था। काजल और उसके घर वाले यह बात जानते थे। एक दिन काजल ने अपनी मन की बात विजय से कह दी कि वह नौकरी करना चाहती है और इसके बाद विजय ने अपने मालिक से काजल के लिए बात कर ली और मालिक अनूप जायसवाल ने उसके लिए हामी भी भर दी। इस तरह काजल नौकरी करने लगी और उसके पिता अनिल पांडे को जब ये बात पता चली तो वह आग बबूला हो गए। उन्हें मोबाइल की दुकान पर काजल का नौकरी करना पसंद नहीं था। उन्होंने उसे नौकरी छोड़ देने की चेतावनी भी दी थी,
लेकिन उसने पिता की बात नहीं मानी और नौकरी करती रही। कभी कभी काजल फिल्मी गाने गुनगुनाया करती थी। काजल के इस शौक के बारे में जानकर विजय ने उसे सुझाव दिया कि वह अपने गाने रिकॉर्ड करके सिंगिंग ऐप पर लोड कर सकती है और इसके भविष्य में उसे सिंगिंग क्षेत्र में एक अच्छा अवसर मिल सकता है। विजय का सुझाव काजल को जच गया और उसने स्टार सिंगिंग ऐप पर अपने कई गाने अपलोड कर दिए और उसी ऐप पर आगरा जिले के खंदौली क्षेत्र के प्याऊ खंदौली का रहने वाला हरिमोहन शर्मा भी था। उसने भी अपने कई गाने अपलोड किए थे। स्टार सिंगिंग ऐप के जरिए काजल और हरिमोहन का एक दूसरे से परिचय हुआ। यह अप्रैल 2018 की बात है। काजल और हरिमोहन के बीच यह परिचय जब दोस्ती में बदला तो दोनों ने एक दूसरे को अपने अपने मोबाइल नंबर भी दे दिए। अब ऐप की बजाय दोनों सीधे सीधे फ़ोन पर बातें करने लगे। बीटेक पास हरिमोहन एक अच्छे परिवार का होनहार लड़का था। 4 भाई बहनों में वह दूसरे नंबर का था और वह पढ़ने में भी अव्वल था। हरिमोहन आगरा में रहकर एक बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट से एसएससी के विद्यार्थियों की तैयारी करता था। हरिमोहन सरकारी नौकरी के लिए भी तैयारी कर रहा था। अपनी तैयारी के उद्देश्य से ही वह एसएससी की कोचिंग में विद्यार्थियों को पढ़ाता था। इसी बीच उसके जीवन में काजल ने चुपके से कदम रख लिया। जल्दी ही काजल और हरिमोहन की दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर चुके थे। जब दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो हरिमोहन दिसंबर 2018 और मार्च 2019 में काजल से मिलने आगरा से गोरखपुर आया और बस से गोरखपुर से चौरी चौरा पहुंचा। कुछ घंटे प्रेमिका काजल के साथ बिताने के बाद उसी दिन वह आगरा लौट आया। काजल से मिलने के बाद हरिमोहन की दिनचर्या में तब्दीली आ गई। उसने उसके बिना जीने की कल्पना तक छोड़ दी। इधर काजल की भी यही स्थिति थी। पहली मुलाकात में हरिमोहन ने काजल को मोबाइल गिफ्ट किया था। जब से काजल हरिमोहन के संपर्क में आई थी तब से उसकी जीवन शैली ही बदल गई थी। जब मोबाइल वाली बात उसके घर वालों ने उससे पूछी तो काजल ने कहा कि उसकी एक सहेली ने इसको गिफ्ट किया है। लेकिन काजल की प्रेम कहानी घर वालों से ज़्यादा दिनों तक छुपी नहीं। पिता अनिल पांडे को छोड़कर घर के सभी सदस्यों को उसके प्रेम प्रसंग के बारे में पता चल चुका था। माँ और बड़ी बहन ने तो काजल को समझाया भी था कि वह अपनी हरकतों में सुधार लाए, नहीं तो घर में क़यामत आ सकती है। लेकिन काजल पर माँ और बहनों के समझाने का कोई असर नहीं हुआ। उसने ठान लिया था कि हरिमोहन ही उसकी जीवन का शहजादा है। उसके अलावा वह किसी अन्य युवक को अपने जीवन में जगह नहीं दे सकती। काजल समझ चुकी थी कि उसके घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगे, जबकि वह हरिमोहन के बिना नहीं जी सकती थी। ऐसे में उसे क्या करना चाहिए, वह अक्सर यही सोचती रहती थी। काजल को टीवी के क्राइम सीरियल्स बहुत पसंद थे। सीरियल देखकर उसके दिमाग में विचारों की उठापटक होने लगी और जल्दी ही उसने मन एक खतरनाक योजना बना ली। उसकी खतरनाक योजना यह थी कि वह दिखाने के लिए खुद की फर्जी हत्या करेगी और सारा इल्ज़ाम किसी और पर डाल देगी। घर वाले थोड़े दिन तक उसकी याद में तड़पेंगे और फिर धीरे धीरे उसको भूल जाएंगे। दूसरी ओर वह हरिमोहन के साथ स्वच्छंद जीवन जीती रहेगी। समय आने पर वह खुद को घर वालों के सामने आ जाएगी। घर वाले थोड़ा नाराज़ होंगे लेकिन फिर उसे माफ़ कर अपना लेंगे। काजल ने यह बात हरिमोहन को बताकर उसे भी योजना में शामिल कर लिया। अब उसे बस यही समय का इंतज़ार था। इसी बीच सीमा को लेकर काजल और विजय में विवाद हो गया। काजल बड़ी बहन सीमा को इसलिए अपने यहाँ नौकरी पर नहीं रखना चाहती थी कि उसकी योजना पर पानी फिर सकता है, और वैसे भी घर वाले इस पर दबाव डाल रहे थे कि वह नौकरी छोड़ दे। लड़कियों का मोबाइल की दुकान पर नौकरी करना उन लोगों को अच्छा नहीं लगता था। दूसरी ओर काजल हरिमोहन के संपर्क में बनी हुई थी और उस पर दबाव डाल रही थी कि वह जल्द से जल्द उसको अपने साथ ले जाए। योजना के मुताबिक 10 सितंबर 2019 की सुबह 9:30 बजे काजल अपना बड़ा सा पर्स लेकर यह कहकर घर से निकली थी कि वह दुकान पर अपना हिसाब किताब करने जा रही है, और उसने अपने बड़े से बैग में अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक और सारे सर्टिफिकेट इसलिए रखे थे क्योंकि आगे जाकर उसे अगर इनकी ज़रूरत पड़ती है तो वह इस्तेमाल कर सकती है। घर वाले खुश थे कि काजल में सुधार आ रहा है, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहे थे
कि काजल एक खतरनाक योजना को अंजाम देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इसके बाद काजल बस स्टैंड पहुंचती है और बस स्टैंड पहुंचकर जहां पर हरिमोहन उसका पहले से ही टेम्पो बस स्टैंड पर खड़ा इंतजार कर रहा था। जैसे ही काजल वहां पहुंची, सबसे पहले उसने उसका फ़ोन स्विच ऑफ करा दिया। टेम्पो से दोनों कुसम्भी जंगल के स्थित बनसप्ती माता के मंदिर गए। हरिमोहन अपने साथ ग्लिसरीन और लाल रंग लेकर आया था। उसने ग्लिसरीन में लाल रंग मिलाकर खून तैयार किया। जंगल के एकांत जगह पर जाकर काजल के सिर पर ग्लिसरीन से बना नकली खून उड़ेल दिया। उसके बाद हरिमोहन ने काजल के हाथ पैर और मुंह बांधकर अपना मोबाइल से 2-3 एंगल से फ़ोटो खींचे, जिसे देखने से ऐसा लगे कि बदमाशों ने अपहरण करके उसकी हत्या कर लाश को जंगल में फेंक दिया है। फ़ोटो खींचने के बाद दोनों वहां से मोहद्दीपुर आए। वहां वी मार्ट बाजार से हरिमोहन ने काजल के लिए कपड़े खरीदे। फिर दोनों टेम्पो से नौसर चौराहे पहुंचे। दोनों ने वहां एक रेस्टोरेंट में नाश्ता किया। नौसर से ही आगरा जाने वाली एसी बस में सवार होकर दोनों आगरा पहुंच गए। बीच रास्ते में हरिमोहन ने काजल का सिम तोड़कर चलती बस से बाहर फेंक दिया और सेट भी। फिर उसी बस में बैठे बैठे उसने काजल की नकली हत्या की सभी तस्वीरें उसके पिता अनिल कुमार पांडे को व्हाट्सएप में भेज दी। बहरहाल पुलिस ने राजमणि पांडे को भी आरोपी बना लिया, क्योंकि वह उसका दोषी था कि वह पुलिस की गतिविधियों की सूचना काजल तक पहुंचाता रहा था। पुलिस ने काजल की सही सलामत बरामदगी के बाद जेल में बंद विजय कुमार पाठक और अनूप जायसवाल को रिहा कर दिया। पुलिस ने अपनी हत्या की कहानी गढ़ने, झूठे सबूत तैयार करने, पुलिस को गुमराह करने और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने की आईपीसी की धाराओं में 364, 193, 419, 468 और 34 और 66 DID एक्ट में दोनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया था। काजल और हरिमोहन ने पुलिस के सामने इकरार किया था कि जेल से छूटने के बाद दोनों शादी करेंगे। जिंदगी रहते तक दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे। कथा लिखे जाने तक दोनों आरोपी गोरखपुर मंडली कारागार में बंद थे। काजल के माँ बाप ने बेटी से सदा के लिए संबंध तोड़ लिए, लेकिन हरिमोहन के घर वालों ने काजल को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया था। तो दोस्तों, ये है एक दिल दहला देने वाली कहानी। इसमें किसी का कत्ल तो नहीं होता, लेकिन झूठे कत्ल की कहानी जरूर तैयार होती है और किस तरीके से बाद में पर्दाफाश होता है, ये बड़ी ही जानने वाली बात है। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।